बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज की जो सिमुलेशन है वो हमारी ई टैब के ऊपर है, और इस सिमुलेशन को शुरू करने से पहले आज की अच्छी बात को हम देखते हैं। अच्छा जी, जो आज की हमारी सिमुलेशन है वो ई टैब के ऊपर है, पावर फ्लो एनालिसिस इन ई टैब। इसमें आज हम जो स्टार्टिंग बेसिक है वो ई टैब का जो सॉफ्टवेयर है, इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट एनालिसिस प्रोग्राम जो हमारा है ई टैब कहलाता है, इसके ऊपर हम अपने लोड फ्लो एनालिसिस, पावर फ्लो एनालिसिस, स्लैक बस, पीक्यू बस, लोड बस, इनका एनालिसिस करते हैं। और शॉर्ट सर्किट करंट एनालिसिस करते हैं, जिसको फॉल्ट करंट भी कहते हैं। फॉल्ट के एनालिसिस के साथ इसके अंदर हम जो भी फॉल्ट एनालिसिस करते हैं, पावर फ्लो एनालिसिस करते हैं, उसकी रिपोर्ट भी साथ ही साथ इसमें बनती है। और इसके अलावा मज़ीद चीज़ें भी हैं जिसे हम वक्त के साथ फुलफ़िल करेंगे। तो ये मेरी वीडियो नहीं है, मैं जस्ट इसमें गाइडलाइन और स्टेप्स किस तरह फॉलो हो रहे हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये यूट्यूब से ली गई एक इंटरनेट पे अवेलेबल एक वीडियो थी, तो मैं इसे रन करता हूँ। तो जो सिमुलेशन हमें करनी है ई टैब के ऊपर वो इस तरह की है, जो कि आप देख रहे होंगे। ये सिमुलेशन हम बनाएंगे तो A to Z स्टेप बाय स्टेप ये सिमुलेशन किस तरह रन होगी, किस तरह चलेगी, इसे हम आज देखेंगे। और इसमें स्टार्टिंग जनरेशन से लेकर लोड तक कॉमन बस किस तरह बनाते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे। जैसे नई फाइल बनाते हैं, यहाँ पर अपने न्यू प्रोजेक्ट के डायलॉग बॉक्स के ऊपर अपना प्रोजेक्ट का नाम हम लिखेंगे। तो प्रोजेक्ट का नाम देने के साथ साथ आप कौन सा यूनिट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे मैट्रिक सिस्टम को हम इस्तेमाल करके ओके कर देंगे। देन फर्दर मोर यहाँ पर फिर दीगर चीज़ें हमें लिखनी होती हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट के अंदर जाती हैं। तो वर्क स्पेस आपका ये क्रिएट हो जाएगा नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स के बाद। सबसे पहले हम यहाँ पे बस सिलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर फर्स्ट बस सिलेक्ट करेंगे, जो कि मॉडल है 7 बसेस हैं उसके अंदर। तो हम 7 बसेस 1 बाय 1 भी ले सकते हैं, वरना इंडिविजुअली जिस तरह बनेंगी उनको वैसे भी ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ बसेस हम जो यहाँ सेलेक्ट करते जाएंगे वो बस 1, बस 2 टूवर्ड्स 8, 9, 10 भी हो सकती हैं। इन बसेस के हवाले से अगर आप यहाँ देखें तो इन बसेस को बहुत ज़्यादा थिक भी बनाया जा सकता है, मोटा बनाया जा सकता है। जैसे कि इन्होंने राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़, अलाइनमेंट और दीगर चीज़ों में जाके जो साइज़ ऑफ बस के ऊपर राइट क्लिक करे गए हैं उसके ऊपर बस की थिकनेस को इन्होंने बढ़ाया है। अच्छा, अगर हर बस थिकनेस के साथ अगर लेना चाहते हैं तो एक ही बस को कॉपी पेस्ट करके भी मल्टीपल बसेस इस तरह की थिकनेस के हिसाब से आप बना सकते हैं। तो इस तरह की मल्टीपल बसेस जब आप बनाते जाएंगे तो इनके जो 0 KB की रेटिंग के साथ इनके नाम भी आते जाएंगे। अब सीक्वेंस के हिसाब से अगर आप देखें तो हम 3 बसेस जो हैं हमने अपनी लेफ़्ट साइड पे बना ली हैं, और ये हमारी राइट साइड पे है। राइट क्लिक करके रोटेट भी कर सकते हैं 90 डिग्री, और चौथी बस को हमने रोटेट कर दिया है। और उसके बाद फर्दर मोर इसके नाम को भी हम चेंज कर सकते हैं, और इसकी रेटिंग को भी हम चेंज कर सकते हैं। वो A to Z हम डिटेल्स में आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्दर मोर अरेंजमेंट के साथ साथ जो कंपोनेंट है हमारे नंबर ऑफ़ बसेस को लेते जाएंगे। एग्ज़ाम के हवाले से जो सिमुलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपकी परफॉर्मेंस के साथ सिमुलेशन भी आएगी। बसेस जिस तरह सेलेक्ट करते जा रहे हैं आप उसे आप सेलेक्ट करते हैं और आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लंबा छोटा भी कर सकते हैं। फर्दर मोर जैसे यहाँ पे इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, PV एरे है, विंड टरबाइन है, और ये एक पावर ग्रिड कहलाता है। जनरेटर है, तो हमें जनरेटर की ज़रूरत है क्योंकि हमारे 2 से 3 जनरेटर इस सिमुलेशन में लगेंगे। तो जनरेटर 1 को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, जो कि 0 बस से सेलेक्ट किए जाएंगे। तो जनरेटर जो हमारा जन 1 है वो मेगावाट की रेटिंग में है। तो डबल क्लिक करके हम आके इसकी आइडेंटिटी ऑफ नेम चेंज कर सकते हैं, नंबर 1, 2, 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरेटर के हिसाब से इसने देखें स्विंग का एक ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। स्विंग एक एक्सप्रेशन होती है, हाँ, PSA स्टूडेंट्स ने पढ़ी है वो जानते हैं कि स्विंग की इक्वेशन, स्विंग का कॉन्सेप्ट जो है वो जनरेटर के केस में होता है। तो PSA का जब हमारा लास्ट वीक चल रहा था तो उसमें हमने स्विंग इक्वेशन, स्विंग की डेरिवेशन और स्विंग के क्राइटेरियाज़ को डिस्कस किया था। और स्विंग का बहुत ज़्यादा रोल होता है जनरेटर की स्टेबिलिटी के ऊपर। तो वो अपने तौर पे आप सर्च कर लीजिएगा कि हम जनरेटर को स्विंग क्यों ज़रूरी होती है, और हम क्या वजह है कि स्विंग को सिलेक्ट कर रहे हैं, जो कि ऑपरेशन मोड है। जैसे कि ऑपरेशन मोड जो जनरेटर का है वो स्विंग भी होता है, वोल्टेज कंट्रोल भी होता है, MVR कंट्रोल भी होता है, और
पावर फैक्टर कंट्रोल भी होता है। तो हम जनरेटर की स्टेबिलिटी मोड या ऑपरेटिंग मोड को सिलेक्ट कर रहे हैं स्विंग मोड के ऊपर, क्योंकि स्विंग मोड जो होता है वो स्टेबिलिटी और दीगर पैरामीटर को बैलेंस तरीके से डील करता है, और जनरेटर की स्टेबिलिटी ख़ास तौर पे यहाँ पर मॉनिटर की जा सकती है कंट्रोलिंग से ज़्यादा, इसीलिए ऑपरेशन मोड स्विंग रखा गया है। बाकी जिन्होंने पीए से पढ़ा है वो बेहतर जानते हैं, वरना जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप गूगल पे जाके लिख सकते हैं स्विंग इक्वेशन ऑफ जनरेटर या स्विंग पैरामीटर इन जनरेटर, तो वहाँ से भी आपको डिटेल फर्दर मिल जाएगी। ये स्विंग पैरामीटर को सिलेक्ट करने के बाद हम जनरेटर की इन्फो के बाद जनरेटर की रेटिंग पे आते हैं। रेटिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे सब चीज़ें ज़ीरो हुई हुई हैं, तो इन रेटिंग्स को आपने चेंज करना है कि जनरेटर के आप मेगावाट कितना रखना चाहते हैं। ये मेगावाट भी पे क्लिक करेंगे तो वो किलोवाट बन जाएगा, दीगर चीज़ें। एमवीए के जनरेटर के अंदर 100 एमवीए का, इसकी जो केवी रेटिंग है वो 13.8 केवी हम रखेंगे, इतने केवी का जनरेटर है। और साथ ही साथ जो दीगर चीज़ें हैं उनको भी हम यहाँ पे सेट करेंगे। इनके अंदर आपके FLA ये जैसे सिलेक्ट करेंगे आप तो FLA खुद ही सिलेक्ट हो चुका होगा, आपका फ्लो एनालिसिस जो इसका है। और फर्दर मोर RPM खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक अहम चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें जैसे कि MVA, KVA और मेगावाट जब आप ये दे देते हैं या कुछ एक दो पैरामीटर दे देते हैं तो इसका पावर फैक्टर 80% पे सेट हो जाएगा, यानी 0.85 पे सेट हो जाएगा। एफिशिएंसी सेट हो जाएगी, खुद ही पोल सिलेक्ट हो जाएंगे, RPM भी खुद ही सिलेक्ट हो जाएंगे, और FLA का जो रेट है वो भी खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें हम उसमें सिलेक्ट करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट दीगर पैरामीटर खुद ही फिल हो जाते हैं, जिस तरह इसमें हुआ है। नाउ इम्पिडेंस पैरामीटर के ऊपर हम आते हैं, जिसमें X ऑफ D पैरामीटर इम्पिडेंस की हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। अगर आप देखिएगा 0.12 सिर्फ हमने रेटिंग रखी है, बाकी ये चीज़ें खुद ही सिलेक्ट हो गई हैं, या हम इसको वेरी भी कर सकते हैं 0.14, 0.12 के अलावा हम इसकी वैल्यू को 0.05 भी रख सकते हैं। ये रेटिंग देने के साथ, क्योंकि इम्पिडेंस जो है वो आपका रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये पैरामीटर भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ये अपनी मर्ज़ी के भी दे सकते हैं आप, लेकिन बेहतर है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट करें। R2 और ये सब इंटरनल इम्पिडेंस वगैरह सेलेक्ट करते हैं। ग्राउंडिंग का जो नेचर है वो आप सॉलिड कनेक्शन ऑफ वाई इस्तेमाल करेंगे, जो कि ग्राउंडिंग का एस्पेक्ट है। ये पैरामीटर जनरेटर में देने के बाद ओके करेंगे। मेगावाट की जो रेटिंग 85 मेगावाट है वो सिलेक्ट हो चुकी है, और बस की रेटिंग जनरेटर के साथ ही 13 kV सिलेक्ट हो गई, क्योंकि वो कनेक्टेड बस है। जनरेटर 2 को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे बस 7 के साथ डबल क्लिक करने के बाद जनरेटर की आइडेंटिटी, बस कौन सी कनेक्ट है, और अब कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेलेक्ट पहले से ही हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं। केवी रेटिंग जो जनरेटर की केवी वो 15 है, MVA रेटिंग जनरेटर की जो है वो 200 है। ये सेटिंग देने के बाद अब इम्पिडेंस के ऊपर रेटिंग के ऊपर आते हैं। रेटिंग कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम स्टार्टिंग में नहीं बता रहे, तो इन्फो के अंदर दोबारा से हम जानते हैं कि वोल्टेज कंट्रोल यहाँ पर रखना चाहते हैं या स्विंग। तो यहाँ पे जो सेकंड जनरेटर है वो वोल्टेज कंट्रोल जनरेटर हम यहाँ पे रखना चाहते हैं, जो कि रखा है यहाँ पे। यूज़र डिफ़ाइन जो रेटिंग है पीक MVAR की वो यहाँ पर सेलेक्ट करी है। फर्दर मोर डिज़ाइन पैरामीटर में जो रिएक्टिव मैक्सिमम 87 - 87 रखी है। 87 वो 0.87 है, वो पावर फैक्टर की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ होती हैं वो सेलेक्ट करी हैं यहाँ पे। फर्दर मोर जो इम्पिडेंस की वैल्यूज़ हैं X2, X0, XD, ये आपकी वो होती हैं इम्पिडेंसेस, ज़ीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस की रेटिंग्स और वैल्यूज़ कहलाती हैं, और फिर उसमें रिस्पेक्टिवली रेजिस्टेंस आप यहाँ पे प्लेस करते हैं। परसेंटेज जो रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ हैं तो वो यहाँ पर हम बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप भी यही लेके रख सकते हैं, और उसकी प्रैक्टिस भी उसके ऊपर ही करिएगा। ग्राउंडिंग जो है हमारा सॉलिड ग्राउंड पहले से ही सिलेक्ट यहाँ पे हुआ है, और जो रेटिंग है जनरेटर की अगर आप देखें तो 170 मेगावाट है, 15 kV रेटिंग है, 85% उसकी पावर फैक्टर की रेंज है, 200 MVA का ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी, पोल और बाकी चीज़ें इसी के बिहाफ पे FLA का जो रेट है और इसके अलावा जो RPM की वैल्यू है सारी इस तरह सेलेक्ट हो जाएगी। यूज़र डिफ़ाइन हमने वैल्यू रखी है MVAR की, तो ये 87 और -87 हमने सेलेक्ट करके यहाँ पर प्लेस कर दी है। बाकी दीगर पैरामीटर के उसके हॉर्स पावर कितने हैं, मेगावाट कितना है, हॉर्स पावर पीक वैल्यू के कितने हैं, जिनमें मेगावाट भी है, और ये सब चीज़ें आप यहाँ पे डिफ़ाइन करने के बाद आगे चला के ओके कर देंगे। ये चीज़ देने के बाद आप देखते हैं यहाँ पे कि बस की रेटिंग पे खुद ब खुद सिलेक्ट हो गई। यहाँ पे देन हम जनरेटर के बाद ट्रांसफार्मर को सिलेक्ट करेंगे, जो कि ट्रांसफार्मर को अगर आप देखें तो ट्रांसफार्मर एक चीज़ रह गई थी, वो ये है कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर अब यहाँ पे हम लेंगे। तो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर लेने के बाद हम ट्रांसफार्मर को प्लेस करेंगे और जो उसके इनलाइन करेंगे। नेक्स्ट इक्विपमेंट जो हमारा है वो हमें
सर्किट ब्रेकर सेलेक्ट करना। तो देखें सर्किट ब्रेकर हमने सेलेक्ट किया और सर्किट ब्रेकर को ट्रांसफार्मर के नीचे कनेक्ट कर दिया एंड देन उसको बस से ज्वाइन कर दिया। फर्दर मोर सर्किट ब्रेकर को आप अगर उसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, शॉर्ट सर्किट वैल्यू देना चाहते हैं, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो सर्किट ब्रेकर 1 हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। फर्दर मोर ये ट्रांसफार्मर जो है वो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, जो T1 है 0 MVA के हिसाब से। रेटिंग्स अगर आप देखें तो ट्रांसफार्मर की आप 13.5 बस के हिसाब से देंगे, प्राइमरी की वैल्यू और सेकेंडरी की वैल्यू 230 kV रखेंगे हम। सो उसके बाद जो है आप पावर रेटिंग जो रखेंगे 100 MVA और बाकी डी रेटेड वैल्यू जो है 100 आप सिलेक्ट कर लेंगे ना। इम्पिडेंस वैल्यू के ऊपर हम आते हैं तो इम्पिडेंस वैल्यू ट्रांसफार्मर की आप यहाँ पर प्लेस करें, कुछ रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस ये यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे। तो 0.1 0.7 देने के बाद बाकी सब इम्पिडेंस खुद ही सेलेक्ट हो जाएगी। ग्राउंडिंग के ऊपर आके सॉलिड ग्राउंड से सिलेक्ट करेंगे। फर्दर मोर इन्फो पे आके एक और चीज़ अब मुझे बतानी थी, इन्फो पे आके हम जो स्टैंडर्ड्स हैं सॉलिड ग्राउंड के बाद इन्फो पे आके सिलेक्ट करेंगे। तो आप देखें ANSI के स्टैंडर्ड्स, अमेरिकन स्टैंडर्ड ये स्टैंड पर मुझे याद नहीं है, लेकिन इसके स्टैंडर्ड्स के ऊपर ट्रांसफार्मर की डिज़ाइनिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहते हैं, या फिर इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन जो IEC कहलाता है आप उसको फॉलो करना चाहते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे IEC ही है, वो हम सेलेक्ट करेंगे। एक और चीज़ स्टैंडर्ड के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे स्टैंडर्ड नीमा के भी आते हैं कुछ इक्विपमेंट, जो कि सर्किट ब्रेकर, कॉन्टैक्टर, ट्रांसफार्मर के कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो कि नीमा के आते हैं। अच्छा, नीमा के जो स्टैंडर्ड हैं उनमें क्या ख़ास बात है, नीमा की जो शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी होती है वो IEC के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए IEC के स्टैंडर्ड के मुकाबले में जो नीमा के स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके इक्विपमेंट एक्सपेंसिव होते हैं IEC के मुकाबले में। IEC के जो इक्विपमेंट हैं वो आप इंडस्ट्रियल लेवल, कमर्शियल लेवल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको वो बहुत बेहतर लेने पड़ेंगे। इसके बनिस्बत अगर आप नीमा के स्टैंडर्ड के इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करेंगे, सर्किट ब्रेकर या स्विच गियर के इक्विपमेंट्स, तो वो नीमा के बहुत अच्छे होंगे बनिस्बत IEC के। लेकिन IEC क्योंकि ज़्यादा मशहूर है और हम जो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ से बात करते हैं सिमुलेशन बेस, तो वो IEC है, लेकिन नीमा के स्टैंडर्ड IEC से बहुत बेहतर है। और फर्दर ये चीज़ मैंने बीच में कहीं देखी और सुनी थी, जो कि कुछ फॉरेनर्स ने भी डिस्कस की थी ये बात, तो मैंने सोचा आपसे ज़रूर शेयर करूँ। आगे चलते हैं। ट्रांसफार्मर की इन्फॉर्मेशन के बाद IEC के स्टैंडर्ड सेलेक्ट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और ये बस बार को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। बस बार को सिलेक्ट करके आगे एरो बनेगा और उससे जैसे ये बन रहा है एक्सटेंड कर सकते हैं। फर्दर मोर बस बार एक्सटेंड करने के साथ ही सर्किट ब्रेकर सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करेंगे। तो जैसे पहला सर्किट ब्रेकर है, फर्दर मोर मल्टीपल सर्किट ब्रेकर भी आपके कनेक्ट होते जाएंगे, क्योंकि विदाउट सर्किट ब्रेकर हम बस बार कनेक्शंस नहीं करते। तो ये आपका देख रहे होंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो कि 13 से 230 kV कर रहा है सेकंड सर्किट ब्रेकर। और उसके बाद जो है सर्किट ब्रेकर की जो पैरामीटर्स हैं उसके नाम भी तब्दील कर सकते हैं हम 1 2 3 करके। उसके बाद केबल्स के ऊपर आते हैं। तो केबल आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे, हमने सेलेक्ट करके केबल यहाँ पे लिया। केबल की इट्सेल्फ अगर आप दोबारा से नोटेशन केबल की देखें जो इक्विपमेंट लिया गया था, तो उसमें रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस भी शामिल थी। अगर आप यहाँ देखें ये रेजिस्टेंस भी है और ये रिएक्टेंस भी है। इसकी रिएक्टेंस कह रहा हूँ, क्या कहते हैं, इंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों शामिल होते हैं केबल के अंदर। लेकिन जब इसे प्लेस किया जाता है तो IEC के स्टैंडर्ड के मुताबिक इसका जो सिंबल है वो ये बन जाता है। तो देखिएगा ये सिंबल बन गया जिसके अंदर उसकी रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस शामिल है। तो केबल को सिलेक्ट किया गया क्योंकि ये ट्रांसमिशन लाइन का केबल है। तो फर्दर मोर ट्रांसमिशन लाइन 230 kV के ऊपर ट्रांसमिट हुई है। फर्दर मोर केबल की जो वैल्यूज़ है, इसकी जो आइडेंटिटी नेम है वो लाइन 1 रखेंगे और जो इसकी लेंथ है वो मीटर, वो किलोमीटर होनी चाहिए। तो 15 किलोमीटर आप यहाँ पे लेंथ इसकी रखेंगे जो कि किलोमीटर है। टॉलरेंस लेवल क्या रखना चाहते हैं, लाइब्रेरी टूलिंग करना चाहते हैं। 3 फेज़ की लाइन है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुई भी है, लेकिन आप चेंज करना चाहते हैं तो फिर उसके हिसाब से चेंज होगी। तो आप लेंथ देने के बाद इम्पीडेंस वैल्यू के ऊपर आएंगे और इम्पीडेंस वैल्यू जो कि ट्रांसमिशन लाइन की है वो पोल्स और जीरो के हिसाब से चेंज करें। किलोमीटर जो है आपने वो 15 रखने थे किलोमीटर, वो सेलेक्ट करेंगे, गलती से यहाँ पर रख दिए गए। रेजिस्टेंस की वैल्यू जो इम्पीडेंस की वो 0.08 और रेजिस्टेंस के बाद फिर रिएक्टेंस की वैल्यू जैसे 0.5 है। तो बाय डिफ़ॉल्ट बाकी वैल्यू LZ इसका रेशो, R/X का रेशो और जो एडमिटेंस का रेशो है ये आप वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, लेकिन आप ये भी तब्दील कर सकते हैं 0.00033। ये रखने के बाद जो है आप पोल्स यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू जीरोज़ जो कि डिनोमिनेटर की वैल्यू और पोल्स की वैल्यू जो कि सिलेक्ट करेंगे आप। यहाँ सेलेक्ट भी हुए 0.02, 1.5, LZ और ये रेशोज़ बाकी बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही सिलेक्ट हो जाएंगे सिर्फ ये दोनों वैल्यू देने से, क्योंकि ये इनके कॉम्बिनेशंस ही होते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेटेड वैल्यू है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो जाती हैं। फर्दर
ये चेंजेस भी कर सकते हैं आप, लेकिन हम आगे इसको फॉलो करते हैं। सो फर्दर मोर यहाँ से हमने लोड सेलेक्ट किया है, तो लोड के ऊपर हम जाते हैं कि MB रेटिंग में इन्फो के बाद लोडिंग के अंदर, और इसमें KV रेटिंग को 30 वोल्ट रखेंगे, MVR के लिए 30, बाकी बाई डिफ़ॉल्ट वही सेट होगी एम्पेयर की वैल्यू और MVR की वैल्यू। उसके बाद ये वैल्यूज़ आप देखें जो हमने सेलेक्ट कर ली हैं MVR की, पावर फैक्टर की। इन्फो के अंदर हम दीगर चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं इसमें, और जो लोड है हमारा आप देख रहे हैं जो अंदर हमने वैल्यू रखी थी उसके बनस्बत ऊपर वैल्यू आ गई है। अगले सेटअप के ऊपर हम आएंगे जो कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर और सर्किट ब्रेकर को सिलेक्ट करना है। तो ट्रांसफार्मर डबल वाइंडिंग का हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से उसको प्लेस कर देंगे। ट्रांसफार्मर T2 के नाम से, क्योंकि T1 का वहाँ ले लिया है हमने। सर्किट ब्रेकर जो हमारा फर्दर मोर है उसे हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर हासिल करते जाएंगे। सर्किट ब्रेकर की जो मैक्सिमम वैल्यू 3 हो चुकी थी, तो हम इसको टाइम करके 4, 5 भी कर सकते हैं, जैसे हमने इसको पहले की थी। ID के अंदर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी वैल्यू आप 12 रख दिए इन्होंने, 12 नहीं होना चाहिए, 1 to 4 कर सकते हैं, 1 2 भी रख सकते हैं। ट्रांसफार्मर फर्दर मोड सेलेक्ट कर लिया आपने, और ट्रांसफार्मर के रेटिंग के बाद आप इसमें इन्फो के बाद रेटिंग आप प्लेस करेंगे, जो कि ट्रांसफार्मर की MV की वैल्यू जो 200 है। इसके अलावा जो KV की वैल्यू FLA का जो रेशो है, सेकेंडरी वोल्टेज ट्रांसफार्मर की 230 वोल्ट है, जो क्योंकि हमें ट्रांसमिशन लाइन की वैल्यू सेम रखनी है। रिएक्टेंस की परसेंटेज वैल्यू जो टैपिंग्स के अंदर हमने रखी है वो दोबारा आप देख लें कि टैपिंग्स में जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग रखी गई थी वो क्या है। तो इम्पिडेंस के रेशो के अंदर अगर आप देखें तो ये रिएक्टेंस का रखा, बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद ही सिलेक्ट हो गए हैं। ये बाकी वैल्यूज़ हमने 0 रहने दी, और टैपिंग्स के अंदर आके हमने कोई तब्दीली एज सच नहीं करी है। ग्राउंड हमने सॉलिड ही रहने दिया है यहाँ पे, क्योंकि ट्रांसफार्मर ग्राउंड का ऑप्शन भी होता है। जनरेटर के अंदर जो रेटिंग की वैल्यू है वो फर्दर मोर पावर फैक्टर की जो परसेंटेज वैल्यू है ये आई थॉट चेंज करना चाहते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0.9 रखना चाहते हैं। MV की रेटिंग 200 कर दी तो मेगावाट भी तब्दील हो जाएगा। ये वैल्यूज़ देने के बाद हम जो ट्रांसफार्मर की बस की रेंज है अगर आप देखें तो उसको भी एक्सटेंड किया गया है जो बस है, और उसके बाद जो है ट्रांसमिशन लाइन और केबल वगैरह वो ऐसे सिलेक्ट किए जाएंगे। अच्छा जी, तो सर्किट ब्रेकर की जो आइडेंटिटी है वो 3 के बाद 4 चौथा सर्किट ब्रेकर लिया, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन जब सेंड और रिसीव होती है उसके बाद अगेन सर्किट ब्रेकर एंड देन आपको कनेक्ट करना होता है। ये कॉमन बस यहाँ पे लगी हुई है जिसके ऊपर हमने एक और सर्किट ब्रेकर लिया है, और इसके बीच में यहाँ पर ये सिलेक्ट होगा। तो केबल होपफुली यहाँ पे आने चाहिए, तो इसको रोटेट करके हम वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल करेंगे और सर्किट ब्रेकर टू ट्रांसमिशन लाइन देन सर्किट ब्रेकर से कलेक्ट करेंगे, जो कि हमारी कॉमन बस होगी इस सेटअप के लिए और इस सेटअप के लिए। फर्दर मोर एक हमने लाइन 1 ये ली, इस वाले सर्किट की जो लाइन होगी वो ये होगी, और इसके लिए 35 किलोमीटर की हमने लेंथ रखी है। फर्दर मोड इसमें R X की वैल्यूज़ जो है जैसे कि आप देख रहे होंगे हम चेंज कर रहे हैं, जो कि 00 थी 0.0 R की वैल्यू, X की वैल्यू 0.5। एडवांस की वैल्यू तब्दील कर रहे हैं SMS जो कि लाइन 1 की थी। इस तरह इम्पिडेंस की जो ज़ीरोज़ की वैल्यू है पोल्स, और इस तरह ज़ीरोज़ दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पे रखा है। ये वैल्यूज़ देने के बाद जो है ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ है वो इन्होंने 1 किलोमीटर रखी है, लेकिन ये 1 नहीं होनी चाहिए, 35 बाहर रखी है, तो होपफुली वो 35 होनी चाहिए, 1 नहीं हो सकती, तो वो चेंज होगी। तो ट्रांसमिशन लाइन की ये कॉमन बस के सेटअप को यहाँ करने के बाद अब इस सेटअप को हमें होपफुली यहाँ से कनेक्ट करना है इसके ज़रिए से। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि हम यहाँ पे अब लोड कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक लोड हमने यहाँ से हासिल कर लिया, जो कि एक किसी इंडस्ट्री को लेट से ड्राइव करना होगा, यहाँ से एक यहाँ से किसी इंडस्ट्री को ड्राइव करना होगा, तो यहाँ मल्टीपल लोड्स में हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। लोड को डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आगे हम लोड की वैल्यू जो कि मेगावाट में 50 है वो सिलेक्ट करेंगे। MVR की वैल्यू 30 हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। KV की रेटिंग्स वो 230 है, वो सिलेक्ट करने के बाद लोड की है वैल्यू एस्पेक्ट्स के हवाले से हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। लोड की तकरीबन वैल्यू सेम ही है, और ये पूरा हमने सेटअप अगेन लोड का जो हमने वहाँ पर सेटअप किया हुआ था वही कॉपी करके पेस्ट किया। तो इस लोड की जो वैल्यू हमारी अब 3rd आ जाएगी, तो लोड 1, लोड 2, और कॉमन बस के लिए ये लोड की वैल्यू लोड 3 होनी चाहिए। सो होपफुली हमने यहाँ पर लोड 4 कनेक्ट किया, क्योंकि 3 शायद वो पहले सेलेक्ट कहीं पे ले चुके हैं इसलिए यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रही। तो कॉमन बस में लोड 3 है, वो कनेक्ट करने के बाद अब इस सर्किट ब्रेकर के ज़रिए से कॉमन बस बार को इस सेटअप से कनेक्ट किया जाएगा। तो उसके लिए जो सर्किट ब्रेकर है हमारा उसको हम सेलेक्ट करेंगे, और फर्दर मोर आप यहाँ देख रहे होंगे ये हमने एक सर्किट ब्रेकर 7 और एक सर्किट ब्रेकर 6, यहाँ से 2 सर्किट ब्रेकर लिए हैं। तो
अगला जो पार्ट है वो हमारा इस सर्किट को कनेक्ट करना है इसके ज़रिए। तो होपफुली यहाँ पर एक बस बार, केबल, सर्किट ब्रेकर, पूरा सेटअप ऐसा ही होगा। सो आगे जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर है वो कनेक्ट किए जा रहे हैं और बीच में इसकी ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट होगी। फर्दर मोर जैसे कि इंडिविजुअली लोड भी कनेक्ट होते जा रहे हैं, आप ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ भी लोड कनेक्ट कर सकते हैं। 3 लोड हम कर चुके हैं। ये बस सीक्वेंस वाइज, नंबर वाइज नहीं हो रहा है। ये चौथा लोड है जिसको बाय डिफ़ॉल्ट करना है यहाँ पे। तो फुल ये चौथा लोड हो गया हमारा। तो लोड 1, लोड 2, 3, 4 और 5th लोड हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। फर्दर मोड ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन लाइन लेती हैं और अपनी इंडस्ट्रीज़ को, अपनी मिल्स को यहाँ से ड्राइव किए जाते हैं। बड़े बड़े शहर, सब स्टेशन यहाँ से ड्राइव किए जाते हैं क्योंकि ये एक कॉमन ग्रिड हो गया है जिसमें से फर्दर मोर यहाँ से लोड भी ड्राइव होते जा रहे हैं। यहाँ पे फर्दर हमने ये किया है कि सर्किट ब्रेकर्स के नाम सेलेक्ट किए हैं, वो लेते जाएंगे। अब केबल के जो पैरामीटर है आप जानते हैं कि बस के बाद सर्किट ब्रेकर एंड केबल कनेक्ट होता है। केबल के अंदर उसके RL और दीगर वैल्यूज़ देनी पड़ती हैं। तो जो कि सेकंड सेटअप का जो केबल की वैल्यूज़ है ये आपकी लाइन 4 होगी और 3 यहाँ पे कनेक्ट होगी। तो एक और केबल हमने यहाँ से ले ली है, तो इस केबल को यहाँ से सेलेक्ट कर दिया है जो कि इससे ड्राइव हो रहा है। इस लाइन के अंदर इसका नाम इन्होंने लाइन 5 रख दिया। 4 यहाँ कनेक्ट की थी और यहाँ से यहाँ कनेक्ट करने के लिए भी हमें एक लाइन ऑफ द केबल रिक्वायर्ड। तो ये हमारी 3rd लाइन है जिसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अच्छा जी, इसके बाद जो है केबल रोटेट किया यहाँ पे हॉरिजॉन्टली और इसको यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया है। ये प्लेसमेंट करने के बाद इस लाइन को, इस ट्रांसमिशन लाइन को कनेक्ट किया है हमने। तकरीबन सिमुलेशन एंड होने ही वाली है। यहाँ तक तकरीबन हमने अच्छी खासी चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं। अच्छा जी, तो 40 किलोमीटर जो है हमने लाइन 3 की लेंथ दी है। ये जो इसकी फिज़िकल अपीयरेंस ऑफ द लेंथ है। उसके बाद इसकी इम्पिडेंस के अंदर हम आते हैं तो वैल्यू जो है R की 0.08, X की 0.05 और दीगर वैल्यू सेलेक्ट होती जाएंगी। इम्पिडेंस, एडमिटेंस 0 हुई हुई है। इम्पिडेंस और बाकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुई हुई है। बाय डिफ़ॉल्ट जो कि 0.0033 हम प्रोवाइड करते हैं वो वैसे ही देंगे। और जो लेंथ है हमारी वो 1 किलोमीटर देंगे जो कि 1000 मीटर्स होती है। तो फर्दर मोर ये लेंथ कम ही मुझे लग रही है, इतनी कम नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे ये सब चीज़ें 1 किलोमीटर की लेंथ देने के बाद हमने लाइन 4 को डबल क्लिक किया है और यहाँ लाइन 4 को क्लिक करने के बाद इसकी लेंथ भी प्रोवाइड करनी है जो कि किलोमीटर में होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर 15 मीटर गलत लिख दिया, ऐसे किलोमीटर होना चाहिए। और फर्दर मोर इसमें इम्पिडेंस की जो वैल्यू है वो R, X की फर्दर मल्टीपल वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे। Z की वैल्यू जो आपके सामने है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं 0.2, 1.5 और एडमिटेंस की वैल्यू एज सेम जैसे कि हम लेते हुए चल रहे हैं वो वैसे ही सिलेक्ट करेंगे। अच्छा जी, यहाँ तक हम इसको सिलेक्ट करने के बाद ये जो हमारा सही टाइप का लोड फ्लो एनालिसिस का हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हमने ओके कर दिया। इसके बाद जो हमारी अगली लाइन है लाइन 5, इसमें जो लेंथ की वैल्यू है वो भी हम तब्दील करेंगे। ये किलोमीटर में होनी चाहिए और इसे हम 50 मीटर रखा है, होपफुली मीटर नहीं होना चाहिए। समझ से बाहर है कि इतनी कम वैल्यू क्यों रख रहे हैं जबकि किलोमीटर में होती है, मीटर नहीं होती है। तो ये 0.08 और रिएक्टेंस जो X की वैल्यू है वो हम यहाँ रखेंगे। बाकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही सिलेक्ट हो जाएगी क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन लाइन के जो एस्पेक्ट सर्किट है वो 5 है, तो 5 मरतबा वैल्यूज़ हमें यहाँ पर रखनी पड़ेंगी। तो सिमुलेशन के ये इससे थोड़े खौफ ज़्यादा हैं लेकिन ये करने पड़ते हैं। एडवांस की वैल्यू एज सेम एंड सडन वही देने के बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। और ओम पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1000 मीटर है जो कि 1 किलोमीटर बनती है। ये चीज़ ओके करने के बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसे नॉर्मलाइज़ करेंगे तो ये एक ही विंडो में सब चीज़ें बैठ जाएंगी। करने के बाद हम पी क्यू के पैरामीटर को सिलेक्ट करें जो कि लोड फ्लो एनालिसिस होता है। ये लोड फ्लो एनालिसिस सिलेक्ट करने के बाद हम आते हैं पी क्यू के पैरामीटर पर। ये जैसे सिलेक्ट करते हैं सिमुलेशन में अगर कोई एरर ना हो तो बाकी सारे हमारी सिमुलेटेड वैल्यूज़, परसेंटेज, RX की वैल्यू जो कि हमारी पोलर वैल्यूज़ कहलाती हैं, रेक्टेंगल वैल्यू कहलाती हैं, वो आ जाती हैं ये। और परसेंटेज परफॉर्मेंस पैरामीटर इक्विपमेंट के साथ भी आप देख रहे होंगे वो लिखे हुए यहाँ पे नज़र आ जाता है परसेंटेज के साथ। अच्छा जी, ये लोड फ्लो एनालिसिस हमने सेलेक्ट कर दिया है। आप
यहाँ पे क्लिक करके तो ये हमारा लोड टर्न हो गया है। ये वैल्यूज़ जो आपके पास आ गई हैं इनको हम प्लेस भी कर सकते हैं जिस तरीके से एडजस्टमेंट ये यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मर्जिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, मर्जिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसको हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है ताकि वो मिक्सिंग ना हो, ये प्लेसमेंट की ज़रूरत है। अब यहाँ पे इन रिज़ल्ट्स को हम देखना चाहते हैं kVAR, किलोवाट, VAR, एम्पेयर, kVA एम्पेयर, तो उसमें भी आप इसको तब्दील कर सकते हैं इस पैरामीटर को सिलेक्ट करके। अच्छा, जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये वैल्यूज़ किलोवाट kVAR में मिल जाएंगे। तो ये kVAR के सारे पैरामीटर आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे, वो आ गए हैं। तो क्या kVAR के ये पैरामीटर सेलेक्ट करने के बाद पावर फ्लो के रिज़ल्ट्स के ऊपर हम आते हैं। तो पावर फ्लो के रिज़ल्ट को अगर आप दोबारा से देखें तो इन्होंने ये इस पैरामीटर पे क्लिक किया है, जो कि आपका ये रिपोर्ट टाइप के डॉक्यूमेंट को ये कहते हैं। इससे रिज़ल्ट रिपोर्ट मैनेजर होता है, इससे रिपोर्ट बनती है कि आप PDF में MS ऑफिस में देखना चाहते हैं तो लोड फ्लो की रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जो कि आपने जो भी यहाँ पे काम किया उसकी रिपोर्ट बनने के हवाले से। तो ये आप दीगर पैरामीटर जो भी आपने लिए हैं बस के हवाले से, जैसे आपने 7 बसेस यहाँ पे लिए तो उनकी पूरी डिटेल, उनके वोल्टेज, उनकी ओवर वोल्टेज रेटिंग, उनकी इम्पीडेंस, उनकी रेजिस्टेंस, सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे टैप टू ज़ीरो है जैसे इन्होंने बताया है, तो PV की रेटिंग्स के अंदर ही आके दोबारा से ओपन अलर्ट के ऊपर ही आता है। अच्छा, यहाँ से जो पार्ट है ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो हमें जस्ट यहाँ पे लोड फ्लो एनालिसिस करना था और दीगर पैरामीटर भी इसके हिस्से हैं कुछ, जिसमें वो कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं इसको दोबारा से रिपीट करता हूँ। रिपोर्ट यहाँ तक हमने इसे कर ली थी, तो ये चीज़ सेलेक्ट करने के बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, जनरेटर में इन्होंने कहा 0 पावर हेयर, यहाँ पे पावर 0 है, इन्होंने ये इंडिकेट किया है, जिसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो 0 पावर हेयर के हिसाब से PV के पैरामीटर, PQ के पैरामीटर के ऊपर आएंगे, ओपन अलर्ट के ऊपर आएंगे। ओपन अलर्ट अगर आपने देखा होगा एक बेल का ऑप्शन था, उसे सेलेक्ट करने के बाद अलर्ट के ऑप्शन के जो जनरेटर 1 है वो ओवरलोड हो रहा है, जनरेटर 2 जो है वो ओवर एक्साइटेड हो रहा है, और जनरेटर 2 के अंदर अंडर पावर के ऑप्शंस भी आ रहे हैं, और ट्रांसफार्मर 2 जो है वो ओवरलोड हो रहा है। तो ये एरर्स बीट सिमुलेशन में जब आप पावर फ्लो एनालिसिस करते हैं तो उसमें ये हिस्से आते हैं। तो ओपन अलर्ट्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो इन अलर्ट्स जो कि आपके सामने आ रहे हैं वो ये हैं, मैंने जो कि आपको बताया, समथिंग इज़ रॉन्ग हेयर। तो इनमें जो रेटिंग है वो लिमिट एक्सीड कर रही हैं, ये ऑपरेटिंग वैल्यूज़ हैं। इन पे आप जैसे सिलेक्ट करते हैं ट्रांसफार्मर 1 के हिसाब से, लास्ट पैरामीटर ट्रांसफार्मर 1 का था जो कि ओवरलोड हो रहा था, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये उसका सिर्फ छोटा सा हिस्सा ट्रांसफार्मर 1 का खोल देगा। तो आप यहाँ पे ट्रांसफार्मर 1 के सिर्फ हिस्से में आएंगे, T1 जो आपने यहाँ पे क्लिक किया तो फिर ये खुल गया। तो डबल क्लिक करके ट्रांसफार्मर की रेटिंग के ऊपर हम आएंगे, और वो ओवरलोड हो रहा है तो उसकी जो रेटिंग्स है उन्हें तब्दील करने की यहाँ पे ज़रूरत है हमें। तो अगर आप अगेन यहाँ देखें तो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है उन्होंने देखा है, तो यहाँ पे कोई वैसे तो ऐसा तब्दीली नज़र नहीं आ रही। तो सिलेक्ट करने के बाद जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग्स हैं PQ के ऊपर दोबारा आते हैं, और इस जनरेटर के ऊपर अगर आप यहाँ देख रहे हो तो रियल वैल्यू 0 आ रही है। एडिट के ऑप्शन में अगेन आएंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे आके जो जनरेटर की वैल्यू है इसकी रेटिंग में आके हम डिज़ाइन पैरामीटर्स के अंदर जो मेगावाट की वैल्यू है 180 सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो 180 सेलेक्ट करने के बाद हम इसमें यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, तो रोज़े के बाद कंटिन्यू करते हैं। हम ये डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम के दीगर पैरामीटर जो इसमें परफॉर्म होते हैं वो हम आगे बढ़ाते हैं। और जो पावर फ्लो एनालिसिस है उसके अंदर वो पैरामीटर जो कि एबनॉर्मल कंडीशन में बिहेव कर रहे थे उनकी तरफ हमने निशानदेही इसके अंदर फ़िलहाल ट्रांसफार्मर के ऊपर हमने बताया कि क्या पैरामीटर एडजस्ट हो सकते हैं, क्या चेंजेस उसमें हो रही हैं, और इसमें जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके से एडजस्ट की जा सकती हैं। ये चीज़ ओवर, जैसे अब यहाँ देखें बस बार के अंदर प्रॉब्लम है, जनरेटर के अंदर प्रॉब्लम है, अलार्मिंग कंडीशन है। अब हम पावर फ्लो एनालिसिस की तरफ आते हैं। अगर आप इसको देखें तो पावर फ्लो एनालिसिस की तरफ किस तरह आएंगे, तो ये जो हिस्सा है लोड फ्लो रिज़ल्ट एनालिसिस, इसको हम क्लिक करेंगे तो चेक ऑल दी एलिमेंट्स के ऊपर हम आते हैं। ये डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक्टिव रिपोर्ट के ऊपर हम आते हैं। तो दीगर पैरामीटर के MVR कितने हैं, MVR वगैरह वगैरह दीगर पैरामीटर जो हमने एडजस्ट किए हैं वो सारे, जनरेशन के मेगावाट में कितनी हो रही है, जनरेशन MVR में कितनी हो रही है, और वो पूरी डिटेल एनालिसिस यहाँ पर आ जाती है। बाकी रिपोर्ट में डिटेल चीज़ें आप देख सकते हैं। और इसकी अगर हम नीचे बॉटम पे आते हैं तो हमें दीगर चीज़ें यहाँ पे भी हासिल हो जाएंगी
जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे बस रिज़ल्ट्स क्या हैं। तो बस रिज़ल्ट में किस किस तरह के जो पैरामीटर वो आ सकते हैं, किलोवाट फ्लो क्या है, केवीआर फ्लो, एम्पेयर फ्लो क्या चल रहा है, लाइन 1 में कितना है, लाइन 2 में कितना है, लाइन 3 में, लाइन 4, 5, ट्रांसफार्मर 2, सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पर आ जाएंगे। लोड्स के जो पैरामीटर हैं वो फर्दर मोर यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। लोड 1, लोड 2, लोड 3, 4, 5 ये किस तरीके से यहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं। तो फर्दर मोर इस रिज़ल्ट को कैंसिल करने के बाद हम MVR रेटिंग्स के ऊपर आते हैं। मेगावाट के अंदर अगर हम और MVR में अगर देखना चाहते हैं तो इनको चीज़ों को देखा जा सकता है। जिससे यहाँ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यहाँ मिस्टेक है। तो यहाँ पर इन्होंने मीटर रखा हुआ था, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि इसको किलोमीटर रखना है, 50 मीटर नहीं हो सकता। 50 किलोमीटर लेंथ थी ट्रांसमिशन लाइन की जो यहाँ पे प्लेस की गई है। तो फर्दर मोर ट्रांसमिशन की लाइन की लेंथ जो यहाँ किलोमीटर 15 किलोमीटर रखनी है, क्योंकि ये सब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ट्रांसमिशन लाइन का, उसको भी आपने रखना है। तो दीगर एस्पेक्ट्स उसके बाद ठीक हो जाएंगे। तो बाकी ये भी एक ऑप्शन है, इसके अंदर आप चीज़ देख सकते हैं, अलर्ट रिड्यूस आफ्टर फिक्सिंग दिस केबल्स। तो आप देखें जनरेटर 1 जनरेटर 2 के अंदर ही ओवर एक्साइड ओवरलोड का ऑप्शन आ रहा है। तो इनको सिर्फ करेक्ट करने की ज़रूरत है। बाकी जो एंटिटीज़ हैं, ये ट्रांसफार्मर 1 जो है वो ओवरलोड रेंज के ऊपर आ रहा है, तो उसकी रेंज बढ़ाने की ज़रूरत है, इसकी लिमिट बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये इस तरीके से चीज़ें करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सिमुलेशन यहाँ तक अख्ताम पज़ीर अपनी होती है, और इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा इस सिमुलेशन की ई-टैब के ऊपर। तो इस सिमुलेशन को यहाँ पर हम एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका और हम सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।